ओके। अच्छा, क्या करवाया था बेटा हमने थोड़ी देर पहले? ट्रांसफर ट्रांसमिशन हो गया ना? ओके, वेरी गुड। अब क्या करना चाहिए हमें? ओके, नाउ लिसन प्लीज। अब आइए सीधे सेक्शन 62 पे। किस पे बेटा? क्योंकि बाकी चीजें हमने डिस्कस नहीं करनी है जी। बेटा 62 बेसिकली क्या है? फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। प्लीज बातें मत करो। अगर मैं फर्दर इशू ऑफ शेयर्स की बात करूं तो ये तीन सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। एक आता है राइट इशू। बोलो जी। एक आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। और एक आता है हमारे पास क्या बेटे? क्या कर रहा भाई? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या था बच्चे? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। बोलो बच्चों। या सो दीज थिंग्स वी आर हैविंग। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताइए। सॉरी। अगर मैं इसके सेक्शन की बात करूं, 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। अगर मैं इसके सेक्शन की बात करूं, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज। अगर मैं इसके सेक्शन की बात करूं, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। अगर मैं राइट शेयर्स की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स को लेके क्या वी आर हैविंग अ रूल ऑल्सो? हाँ बेटे। तो यह है रूल 12 ए। कौन सा रूल है हमारे पास? जो बेसिकली नोटिस पीरियड की बात करता है। क्या कर रहा है? इतना हेल्दी होना ही क्यों है जो खुद भी हटा ना पाओ कहीं पे। और ये क्या है? और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का रूल क्या है? रूल 11। कैसी बात कर रहे हो यार? रूल 11 इसका थोड़ी है। रूल 11 इसका 13 है बेटे। तुम लोग यार गलत गलत मत लिख के आ जाना एग्जाम में। नालायक 11 किसका है? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन का है। नालायक। ओके, नाउ लिसन प्लीज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रूल 12 है। रूल 12 और रूल 13। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द राइट शेयर्स? यानी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उन्हीं को हम क्या कर लेते हैं बेटा? शेयर्स इशू कर देते हैं। और उसके साथ हमें एक लेटर ऑफ इशू भी फाइल करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ ऑफर। क्या बोलते हैं बेटा? लेटर ऑफ ऑफर। ठीक है, बोलो। अच्छा, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का टाइम कितना देते हैं आप? मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन का समय दिया जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। क्या इसको हम टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं? यस। उसके लिए हमें बेसिक अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। बोलो यार। हाँ, तो ये तो था हमारे पास किसका बेटा? राइट इशू का। राइट इशू के रिगार्डिंग सिचुएशन थी। अब आती है बात हमारे पास किसकी? ई शॉप की। अगर ई शॉप की मैं बात करूं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके रेजोल्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनी और अदर देन प्राइवेट कंपनी। अगर मैं अदर देन प्राइवेट कंपनी बोलता हूं तो इसका मतलब क्या? वो पब्लिक कंपनी हो एक तरीके से। तो अगर बेटा हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, तो प्राइवेट कंपनी में रेजोल्यूशन पास होता है कौन सा? और अदर देन इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास होता है जी? स्पेशल रेजोल्यूशन। अब इसकी थोड़ा सा कंडीशन देख लेते हैं जी। एक बार फटाफट से मैं क्या कर कर लेता हूँ उसकी एक बार कंडीशंस आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या पास करा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ, बोलो, पब्लिक कंपनी। ओके। अब क्या था सर, जब भी हम इशू करेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत शेयर्स एम्प्लॉयज को, तो वहां पर बेटा अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो किसको फॉलो करेगी? सेबी के जो लिस्टेड रेगुलेशन के रिगार्डिंग रूल्स हैं वो। बोलो। हाँ। व्हाट डू यू मीन बाय द एम्प्लॉय एज पर दिस सेक्शन? तो यहाँ पर एम्प्लॉयज को पहले बोला गया परमानेंट एम्प्लॉय, जो चाहे भारत में हो या भारत से बाहर हो। ये डायरेक्टर जो होल टाइम हो या होल टाइम नहीं हो, यानी कि पार्ट टाइम डायरेक्टर हो। बट इसमें एक्सक्लूड कर देंगे हम किसको? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। किसको बेटा?
आईडी को आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत कोई भी स्कीम वगैरह बेनिफिट नहीं देंगे। या फिर कोई भी एम्प्लॉय जो ए और बी पॉइंट में डिफाइन है सब्सिडरी होल्डिंग का, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर इशू कर सकते हैं क्या, इशू। ठीक है। फिर कहता है एम्प्लॉय हु इज प्रमोटर और पर्सन बिलोंग्स टू प्रमोटर ग्रुप, यानी कि ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, कौन इंक्लूड नहीं होगा बेटा, एम्प्लॉय जो प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, या फिर डायरेक्टर हु आइदर हिमसेल्फ और उसके रिलेटिव ने कंपनी में होल्ड कर रखे हैं मोर देन 10% आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, तो ये दोनों को हम इस शॉप के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं करेंगे। समझे? नहीं समझ में आ रहा है जी? आ रहा है? ओके। देन उसके बाद बेटा हमने बोला था स्टार्टअप। स्टार्टअप को एक बेनिफिट दिया गया है, वो अपने प्रमोटर को भी क्या कर सकते हैं बेटा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत शेयर इशू कर सकती है। ठीक है। बोलो। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगा, जहां पर आप बताओगे कौन से शेयर इशू कर रहे हो, स्टॉक ऑप्शन कितने टाइम के लिए है, वगैरह वगैरह एवरीथिंग। ओके। फिर कहते हैं कंपनी ग्रांट कर सकती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके। बाकी बेसिक कंडीशंस हैं, आपका लॉक इन पीरियड कितना होगा, वेस्टिंग पीरियड 1 साल का होता है, 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। आपका रेजोल्यूशन वैलिड भी कितने साल के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक्स हैं जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में पढ़ा हुआ है डिटेल में। समझ में आया? बोलो। अच्छा, अब आता प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात। किसकी बात? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जनरली बेटा आपने जो सेक्शन 42 पढ़ा था, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, उसके रिगार्डिंग लॉज यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। बाकी वही है प्रोसेस बेसिकली। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के केस में आपको रेजोल्यूशन पास करना, कौन सा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। अगेन बाकी बेसिक चीजें आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या पास करेंगे आप, स्पेशल रेजोल्यूशन। समझ में आया? बोलो। 62 कंप्लीट। 62 के बाद क्या था, 63। ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास बोनस इशू का। किसका? तो सेक्शन 63 बात करता है इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द बोनस शेयर्स? इसमें एक रूल भी था बेटा आपका, रूल 14। कौन सा रूल बेटा? हर जगह 12 ही लगा दो तुम नालायक। बोनस शेयर्स क्या होता है? एम्प्लॉयज को या किसी को भी, जब हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे, देर इज नो प्राइस, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोनस शेयर्स। इसमें क्या आर्टिकल ऑथराइज होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर रिकमेंड करेंगे किसको, जनरल मीटिंग को। जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन जनरली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा लो बेटा। ठीक है। डिफॉल्ट ना कराओ आपने किसी भी डिपॉजिट डिवेंचर वगैरह में, बोलो। एंड आपने डिफॉल्ट ना कराओ एम्प्लॉय को स्टैच्यूटरी ड्यूज पे करने में, पार्टली पेड अप शेयर नहीं होने चाहिए। और रूल 14 आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। रूल 14 कहता है एक बार बोनस शेयर इशू कर दिए, या यू कैन से बोनस शेयर्स का डिसीजन ले लिया, फिर आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, और ना ही बेटा आप डिविडेंड दे सकते हो इसके बदले। समझे? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे? क्या आ रहा है? आ रहा है कुछ? क्या आ रहा है? सेक्शन 64, 61 नहीं हुआ था क्या? अब पढ़ लेते हैं जी। सेक्शन 61 और 64, इन दोनों में क्या कंपैरेबिलिटी है इसको समझिए। या यू कैन से हियर सेक्शन 66 ऑल्सो। देखो, सेक्शन 66 बात करता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। किसकी बात करता है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। 61 बात किसकी करता है बेटा? यस, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। और यहां पे क्या होना है, 64 में बेटा आप ना नोटिस दे रहे होते हो टू आरओसी को रिगार्डिंग ऑल्टरेशन। किसके रिगार्डिंग बेटा? ऑल्टरेशन, मतलब जो भी आपने ऑल्टरेशन करा है, उस ऑल्टरेशन का आपको क्या देना पड़ेगा बेटा, नोटिस देना पड़ेगा। किसको? रजिस्ट्रार को। यहां पर आप फॉर्म यूज करते हो कौन सा, SH7। कौन सा फॉर्म यूज करते हो बेटा? SH7, जो बेसिकली रूल 15 हमसे बेसिकली कहता है। कौन सा रूल बेटा? रूल 15। ठीक है। अच्छा आप जरा सुनो ध्यान से, यहाँ पर ऑल्टरेशन के बाद, ऑल्टरेशन बहुत सारे तरीके से हो सकता है।
या तो घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, मर्जर डिमर्जर पढ़ा था ना, कंसोलिडेट करना, सब डिवाइड करना, स्प्लिट करना, ये सारा किसमें आता है आपका? सेक्शन 61 में। किसमें बेटा? अब रिडक्शन में क्या कर रहे हो बच्चे आप? शेयर्स को रिड्यूस ही कर रहे हो, इशूड कैपिटल को रिड्यूस करो, किसको कर रहे हो? अच्छा, यहाँ पे ना एक डिमरीजिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पर आप अनसब्सक्राइब शेयर को क्या कर रहे होते हो? रिड्यूस कर रहे होते हो, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए सेक्शन 61 में सिर्फ क्या पास करना होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। याद है कुछ? तो सेक्शन 61 में बेटा बेसिकली हमने क्या पास करा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बट सेक्शन 66 में जब हम क्या करते हैं बेटा? रिडक्शन करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस है। क्या बेटा? कुछ कंडीशन है, जैसे आपको सबसे पहले क्या पास करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, और यहाँ पर क्या एनसीएलटी का अप्रूवल भी चाहिए होता है समाव। बोलो। ट्रिब्यूनल भी यहाँ पे क्या करेगा? आपको अप्रूवल देगा। अब ही आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकते हो। बाकी प्रोसेस मैंने आपको ओरिजिनल क्लास में करा रखा है, नोट्स एक बार देख लीजिएगा। एंड दिस इज अ रिमाइंडिंग प्रोसेस। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इस रिडक्शन में क्या यू कैन ऑल्सो गिव अ वोटिंग राइट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर? बोलो या। अगर उनके राइट इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो आप उनको भी क्या दोगे बेटा? वोटिंग राइट्स वगैरह प्रोवाइड करोगे। क्लियर हुआ? सेक्शन 67। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द सेक्शन 67? व्हाट डू यू मीन बाय द सेक्शन 68? एंड व्हाट डू यू मीन बाय द सेक्शन 69? 70 भी है या? सेक्शन 70, चलो भाई बताओ, ये क्या बोलता है? रेस्ट्रिक्शन लगाता है किसके ऊपर बेटा? परचेज ऑफ ऑन शेयर्स, यानी कि सेक्शन 67 कहता है भैया रेस्ट्रिक्शन है रिगार्डिंग परचेज, और आपने किसी को लोन दिया टू परचेज क्या? शेयर्स ऑफ कम, शेयर्स ऑफ, यानी कि कंपनी खुद के शेयर परचेज नहीं कर सकती है भाई साहब, रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। और ना ही किसी को लोन दे सकती कि आप हमारे बिहाफ में शेयर परचेज कर लो हमारे, ये भी अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? भाई तुम तो फिर मैनिपुलेशन कर सकते हो ना शेयर्स को। आप स्टॉक मार्केट में शेयर को मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि इंटरनल न्यूज तो सारी तुम्हें पता है, खरीद के तुम ऊपर नीचे करते रहोगे। बोलो। हाँ, बट एक पॉइंट है, खरीद सकते हो सेक्शन 68 को फुलफिल करके। सेक्शन 67 ने रेस्ट्रिक्शन लगाया, बट कहता है खरीद सकते हो सेक्शन 68 को लेके, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बायबैक। तो सर यहाँ क्यों अलाउ करा है? क्योंकि यहाँ पे खरीदने के बाद शेयर्स को क्या करना होता है? डिस्ट्रॉयड करना होता है। क्या करना होता है? आप शेयर्स को क्या कर दोगे जी? डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो उस पर्पज से खरीद लो। अब बायबैक के रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस थी बेटा, एक बार मैं रिकैप करवा दूं फटाफट से आपको। जी। तो कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, मतलब पूरे एक्ट को ओवरराइड कर रहा है सेक्शन 68। ठीक है। बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 को फॉलो करना पड़ेगा। कहता कंपनी में परचेज कर सकते हैं अपने खुद के शेयर्स या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, और इसमें जो फंड यूटिलाइज करेगी कहां से करेगी बेटा? वो फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, या नए इशू शेयर्स इशू करके आप फंड रेज कर सकते हो, और उस पैसे को यूज करके सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हो? बायबैक कर सकते हो। बुझे? अच्छा, फिर कहता है सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू नहीं करो। ऑब्वियस ये बात है ना, अगर मैं इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ और फिर इक्विटी शेयर बायबैक कर रहा हूँ, भाई क्या है ये? कोई लॉजिक बनता है इसका? मतलब यार अननेसेसरी आप क्या कर रहे हो बेटा? फालतू में आप काम बढ़ा रहे हो कंपनी का, जो कि एक तरह से मनी वेस्टेज है। क्या है? अच्छा, फिर कहता है कोई भी कंपनी अपने शेयर नहीं खरीद सकती जब तक उसने बेटा ये कंडीशन फुलफिल ना कर लिया। सबसे पहला, आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए। एसआर पास करोगे वो जनरल मीटिंग में बायबैक के लिए, या बट इसमें कुछ कंडीशन है। अगर आप टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स का 10% तक बायबैक कर रहे हो या उससे कम, तो फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट उसके बाद कहता है अगर बायबैक कर रहे हो 25% तक, यानी कि 10% से ज्यादा, 25% तक, तो फिर क्या पास करोगे बेटा? एसआर पास करोगे। ये तो बता चुका था पहले भी। हाँ। फिर कहता है सर, जो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर फाइनेंशियल में रेफरेंस टू 25% इन क्लॉज दिस पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। ओके। फिर कहता है रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा? 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सभी शेयर्स क्या होने चाहिए बेटा? फुल्ली पेड अप होने चाहिए, तभी बायबैक होंगे।
बोलो। नहीं बोलोगे? अगर लिस्टेड कंपनी है तो किसको फॉलो करेगी? सभी को फॉलो करेगी। फिर नोटिस दे दोगे आप स्पेशल रेजोल्यूशन का एमजीटी 14 में? समझ में नहीं आया? हाँ बोलो बोलो। नहीं। ओनली नहीं। तुम हंसा मत करो ऐसे। क्या? हाँ वो स्पेसिफिक केस में था ना। कंडीशंस आर डिफरेंसेस। याद है? दोबारा सुनो। देखो, कैन द सी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में बायबैक के लिए, बट फिर क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शेल अप्लाई वेयर बायबैक इज 10% और लेस ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, एंड सच बायबैक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द बोर्ड रेजोल्यूशन। तो इसका मतलब 10% या उससे कम का अगर आप बायबैक कर रहे हो इक्विटी शेयर्स का, तो बोर्ड रेजोल्यूशन से कर लेना। फिर ये कह रहा है नेक्स्ट कंडीशन में, द बायबैक ऑफ 25% शेयर्स, 25% और लेस, ठीक है, ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल। अब इक्विटी नहीं है यहाँ पे क्या है? पेड अप, मतलब इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर भी इसमें आ गया। तो अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर का बायबैक कर रहे हो और अगर 5% भी है तो क्या अप्रूवल लेना पड़ेगा? किसका? जनरल मीटिंग का। ठीक है ना? समझ में आ गया? इक्विटी शेयर में अलाउ कर दिया है कि 10% तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है ना? ओके, 69 में बेटा क्या था? अबे गधो, यहाँ पे कुछ फंड इकट्ठा करना था ना बायबैक के लिए। तो इस फंड को कहाँ ट्रांसफर करोगे? और ये सीआरआर सिर्फ यूटिलाइज किसके लिए होगा? बायबैक के लिए। अगर कुछ बच गया तो फिर फुली पेड अप बोनस शेयर्स दे देना जी। क्या दे देना? फुली पेड अप बोनस शेयर्स दे देना। समझ बूझे? 70 क्या था? कुछ केसेस में बायबैक के ऊपर क्या लगी हुई है बेटा? प्रोहाइबिशन। क्या लगी हुई है? किसमें? बायबैक में। तो वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, क्या सिचुएशन है। शेयर कैपिटल यहाँ पे क्या हो गया जी? समाप्त हो गया जी। समझ में आया जी? खाना खाया तुमने? तभी नींद आ रही है। सेक्शन 71, 71 किसकी बात करता है? डेविंचर्स की। अच्छा, डेविंचर इश्यू करने के लिए आर्टिकल ऑथराइज होना चाहिए। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? का? अच्छा, अब जरा सुनो ध्यान से इधर। अगर मैं इशू कर रहा हूं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, या मैं इशू कर रहा हूं कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो सर यहां पे क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। ये कहता है सेक्शन 70। ठीक है? अगर मैं ये कर रहा हूं तो पास करो बोर्ड रेजोल्यूशन। ये कहता है सेक्शन 179। याद है ना? पावर्स ऑफ बोर्ड पढ़े थे वहां पे। नहीं बोलोगे? अच्छा, वोटिंग राइट्स हो सकते हैं इसमें, डिविंचर्स में? नो। डीवीआर है? क्या हो गया बेटे? बेटा डिविंचर्स पे आप वोटिंग राइट्स दोगे? तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तेरे को? गधा। नो, नॉट पॉसिबल। हम डिवेंचर को क्या नहीं देंगे बेटा? हाँ, कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर्स में चले जाएंगे फिर तो ऑटोमेटिकली इनको वोटिंग राइट मिल जाएगा ना बेटे। क्या मैं सिक्योर डिवेंचर इशू कर सकता हूँ? यस, उसके लिए मुझे अपनी एसेट्स पे क्या क्रिएट करना पड़ेगा बच्चे? चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। समझे? हाँ, उसके लिए पहले प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, आपने कोई डिफॉल्ट ना कर रखा हो, है सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करोगे, इंटरेस्ट पेमेंट होगा इसमें, एन ऑल। समझे? तो ये भी हो गया डिबेंचर आपका सवाल। अगेन बेटा प्लीज कंडीशन एक बार गोन थ्रू जरूर करना, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक रिकॉल कर रहे हैं, वो भी उतना डिटेल में नहीं जितना आपने एक्चुअल क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। सेक्शन 72 बात करता है पावर टू नॉमिनेट
या इसको बोलते हैं नॉमिनेशन। क्या बोलते हैं? नॉमिनेशन। क्या आप किसी व्यक्ति को अपना नॉमिनी बना सकते हैं? कौन सा फॉर्म फाइल करके? फॉर्म SH 14 या 13? फॉर्म SS 13 में आप किसी व्यक्ति को क्या बना सकते हो? नॉमिनी बना सकते हो, जो आपकी मृत्यु के उपरांत कंपनी का क्या बनेगा बेटा? अच्छा, ये तो हो गया नॉमिनी अपॉइंट करने के लिए। क्या करने के लिए? नॉमिनी। अगर मुझे नॉमिनेशन वापस लेना हो तो फॉर्म SH 14 के लिए बेटा मैं विड्रॉ कर सकता हूँ किसको? नॉमिनेशन को। और फिर से फाइल करके क्या कर सकता हूँ बेटा? किसी दूसरे व्यक्ति को मैं नॉमिनी बना सकता। समझ आया? मान लो आपकी शादी हुई, पवन की शादी हुई। अभी बड़ा खुश था बेचारा, बड़ी मुश्किल से शादी हुई है। तो इसने क्या करा, अपने सारे शेयर होल्डर का जो मालिक है वो नॉमिनी किसको बना दिया? वाइफ को। और वो 1 साल में डिवोर्स हो गया। अब नॉमिनेशन क्या करना पड़ेगा? वापस लेना पड़ेगा ना। क्या दे दोगे उसको? दे दिया यार, क्या हो गया? ठीक है। ओके। तो फिर पवन मेरे पास आएगा, सर ऐसी ऐसी बात हो गई है, क्या करें? मैं बोलूंगा बेटा SH 14 फाइल कर दो, और विड्रॉ कर लो नॉमिनेशन, और मुझे बना दो। ठीक है? समझे? शेयर कैपिटल क्या हो गया यहाँ पे? समाप्त हो गया सर। कोई इफ कोई बट। आप बताओ क्या करूं? बताओ जल्दी बताओ फटाफट से। अबे वो तो कर लेना यार, वो सिंपल सा तो है। क्या? वो हो तो गया। वो सेल्फ पढ़ना बेटा, उसकी इतनी रेलेवेंसी भी नहीं। हाँ। अच्छा, जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन की बुकलेट दी थी, करे थे वो? क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास वाले दिन मैं 2 क्वेश्चन के साइड दिए थे आपको। करे आप लोगों ने? इसको तो छोड़ो ना, जून अटेम्प्ट वालों को तो याद ही नहीं करना मुझे। दिसंबर वाले बताओ मुझे। हैव यू सॉल्व देम? खड़ा हो जाओ, क्या पढ़ कर खड़ा हो। करे आपने? ट्राई करा था। ट्राई करा था। क्यों नहीं हो पा रहे थे? तो जिस पॉइंट से रिलेटेड था उसमें जाते। अभी तुमसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, आंसर भी तुम्हारे तब नहीं हो रहे, तो एग्जाम में कैसे होंगे दोस्त? हुए? ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें इतनी सिंपल हैं? थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बैठो। हाँ। हम्म। क्या करिए? वो तो रेफरेंस में दे सकते हो आप, उसमें क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपको कोई केस लॉ याद है, जैसे मान लो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया, कोई केस स्टडी नहीं पूछा हुआ है, डाल दो सेल्वन एंड सेल्वन कंपनी का केस। अरे तो वो आंसर तो ICSI के है ना बेटे, रेट के क्या लिखा हो? वो तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ होगा। वो किसी ने, अरे भगवान, अच्छा तुम ये समझ रही थी क्या? वो एक्चुअली ना रेफरेंशियल है। क्या है? रेफरेंशियल है। वो ऑलरेडी आंसर वही वाले हैं, बुक वाले। तो तुम्हारे पास तो आंसर भी थे भाई। हेलो, आंसर भी तो थे। देख कर ही कर लेता यार, कुछ आइडिया तो मिलता। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अबे गधे, इतने दिन से मैं क्या सिखा रहा हूँ तुम्हें? क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास में क्या सिखाया था मैंने?
हाँ, हमने क्या सीखा था कि पहले क्या लिखना है, लॉ, फिर क्या लिखना है, फैक्ट्स, फिर कंक्लूजन। यही तो था, और क्या था उसमें। राम 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 राम। क्या होगा इन लोगों का। एक ही देखो सो रही है आराम से। ओके, नाउ लिसन प्लीज। अब आइए अगले टॉपिक की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। अच्छा, ये चार्ज, डिविडेंड, अकाउंट्स एंड ऑडिट, अगेन मैं नहीं करा रहा हूँ दोस्त। ठीक है, मर्जर अमलगमेशन सब कुछ आप कर चुके हो, वीडियो आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर मैं कुछ जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है ना उनको आपको बता रहा हूँ। डायरेक्टर खत्म हो गया, शेयर कैपिटल खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ कंपनी के डेफिनेशन पे जाएंगे। छोटी छोटी चीज जिनको आप इग्नोर करके जाओगे मुझे पता है। तुम मर्जर अमलगमेशन को पढ़ के जाओगे, तुम अकाउंट्स एंड ऑडिट पढ़ के जाओगे, इनको तुम इग्नोर करके जाओगे। इसको मैं बता रहा हूँ सो दैट कि आप इसको एक बार वीडियो देख लो, तो थोड़ा सा तुम्हें आइडिया मिल जाए कैसे आंसर करना। ठीक है। ओके, नाउ लिसन प्लीज। हूँ क्या। सबसे अच्छा, यहाँ पर हमें सेक्शन पढ़ने हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक। 23 से लेकर 42 तक। 23 से लेकर 42 तो पता ही है हमें। हमारा फेवरेट सेक्शन, प्राइवेट प्लेसमेंट रूल, फिर 40 कह रहा है नालायक। अच्छा, सबसे पहला आता है सेक्शन 23। इसमें दो बातें हैं सर। एक है पब्लिक ऑफर और एक है प्राइवेट प्लेसमेंट। नहीं बोलोगे। मत बोलो भाई, मत बोलो। पब्लिक ऑफर बेसिकली कौन कर सकता है, ओनली पब्लिक कंपनी। क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती है? नो सर, नॉट पॉसिबल। बट क्या प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी डन बाय पब्लिक कंपनी? ओके, और कैन बी बाय प्राइवेट कंपनी? सर, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, दोनों ही कंपनी को अलाउड है क्या करना बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट को, और प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए शेयर्स वगैरह इशू करना। अच्छा, इसके अलावा क्या पब्लिक कंपनी कैन ऑल्सो बोनस इशू लेकर आ सकती है, राइट इशू, बोलो यार। या क्या इवन ये दोनों, अगेन प्राइवेट पब्लिक दोनों कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। और बस इस सेक्शन में यही तो बता रखा था। सेक्शन 23 में क्या बता रखा बेटा, यही बता रखा था कि एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी किस तरीके से मार्केट में शेयर इशू कर सकते हैं। हालांकि प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर जरूर सकती है, बट मार्केट में इशू नहीं कर सकती। किसको करेगी, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, क्योंकि वहां पर मेंबर के रेस्ट्रिक्शंस है। मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 200 मेंबर, 200 ज्यादा। एक्सेप्शन अलग बात है, एम्प्लॉयज को उसमें हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। समझ आया, पक्की बात है। देख लो भाई, सेक्शन 24, सेक्शन 24 क्या था, पावर थी बेटा किसकी, सेबी की। पावर थी किसकी, सेबी की, रिगार्डिंग इशू। ठीक है, तो इसमें सेबी की पावर एक बार रीड कर लेना इसको। सेक्शन 25 क्या है बच्चे, ऑफर फॉर सेल या डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या था बेटे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अच्छा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस के साथ हमें पढ़ना पड़ता है क्या, ऑफर फॉर सेल अंडर सेक्शन 28। सर 28 ऑफर फॉर सेल की बात करता है, किसकी बात करता है, ऑफर फॉर सेल की बात करता है। ऑफर फॉर सेल होता क्या है जी, व्हाट डू मीन बाय द ऑफर फॉर सेल। सर, जब एक कंपनी के बहुत बड़े शेयर होल्डर हैं, ठीक है, जो मार्केट से शेयर परचेज जनरली बाई सेल नहीं कर सकते, तो वो क्या करते थे, आईपीओ के जरिए शेयर इशू करते थे ना, पब्लिक को शेयर देते थे, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। यानी कि ऑलरेडी इशूड शेयर है, अब उनको आईपीओ के जरिए हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, ऑफर फॉर सेल। क्या बोलेंगे जी, ऑफर फॉर सेल। गेटिंग माय पॉइंट।
अच्छा, उस ऑफर फॉर सेल में आप एक प्रोस्पेक्टस भी तो इशू करोगे, है ना? तो जो भी प्रोस्पेक्टस उस समय आप इशू कर रहे हो उसको हम क्या मान लेंगे जी? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। समझ आया? कोई फॉर्म हम था इसका डीम्ड प्रोस्पेक्टस का? जनरली नॉट। अच्छा जी। अच्छा, ओए, बात मत करो। नहीं है। इधर देखो, ओए बेटे यार, बात है। हालांकि जून अटेम्प्ट वालों को बता दो भाई। इसमें क्या है? कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। अच्छा, प्रोस्पेक्टस कौन इशू कर सकती है, प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक कंपनी। क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशू होता है किसमें? पब्लिक ऑफर में। किसमें बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर लेटर इशू होता है, वो एक अलग है, PAS 4। याद है? कुछ याद आता तुम्हें? PS 4 था वो, नालायको। PS 4 था। PS 4 क्या था, देखो जरा। PS 1 क्या था? PAS 1 क्या था? जल्दी बताओ। जल्दी करो। अब इन गूगल सर्च नहीं करना है। प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर लेटर। हाँ हाँ, वो ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर लेटर। मैं बोल रहा हूँ PS 1 क्या है? नंदिनी, व्हाट इज PS 1? सिर्फ पढ़ा ही नहीं आपने अभी तक। एडवर्टाइजमेंट्स है। क्या है? एडवर्टाइजमेंट्स है रिगार्डिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। जब हम पास करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट एक लेके आते हैं, वो किस फॉर्म में लेके आते हैं? PS 1 में। 2 में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, याद है? PS 3 में अलॉटमेंट। 4 में प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर लेटर। हाँ, वही एप्लीकेशन। ठीक है। अब मुझे बताओ सेक्शन 27 क्या है? अच्छा, 26 में मेरा क्या दे रखे हैं हमें? कंटेंट क्या दे रखे हैं? कंटेन वो मैटर जो प्रोस्पेक्टस में होने चाहिए। अच्छा, ये जो सेक्शन 27 है ना, ये बात करता है वेरिएशन की। किसकी बेटा? जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप ऑब्जेक्ट प्रोस्पेक्टस में चेंज करना चाहते हैं, तो वो किसके हिसाब से करेंगे आप? सेक्शन 27। 28 तो पढ़ा चुका हूं। अच्छा, ये क्या डीमेट फॉर्म की बात करते हैं? अच्छा, पहले क्या था? डीमेट फॉर्म पब्लिक कंपनी के लिए आया। इसमें फिर रिमेंबर रूल्स वी आर हैविंग, रूल 9, 9A, 9B जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, हालांकि आपके आपके दिसंबर टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि रिसेंट अमेंडमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर जनरली क्या कहता है भैया, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स तो ऑलरेडी डीमेट फॉर्म में होते हैं, बट अब हमें पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जो है उसको भी किस में रखना पड़ेगा? डीमेट में। तो ये रूल 9 और 9A बोलते हैं। और फिर रूल 9B अब जो नया आया है, ये प्राइवेट कंपनी के लिए, वो भी लार्ज प्राइवेट कंपनी के लिए। स्मॉल इसमें कवर नहीं है। जो स्मॉल कंपनीज है वो इसमें कवर नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। बाकी बेटा इस टर्म्स तो बहुत सारे हैं, वो तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अच्छा, 30 क्या है बच्चे? व्हाट इज 30? अरे बोलो। अभी तो बताया मैंने आपको। अंडर सेक्शन 30 में हम एडवर्टाइज करते हैं किसको बेटा? प्रोस्पेक्टस को। किसको जी?
प्रोस्पेक्टस को एडवर्टाइज किया जाता है। 31 किसका था? शेल। कौन इशू करता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस? यानी कि जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, जो फाइनेंस में डील करती हैं बेटा, जैसे बैंकिंग हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गया, इनको बेटा एक रिलैक्सेशन दिया गया। इनको बोला आप सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, जो कितने साल के लिए वैलिड होगा? वैलिड फॉर 1 ईयर। बोलोगे? हाँ। नहीं बोलोगे? अच्छा मान लो ना, आपने आप इसका मतलब बार बार ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है। वो वैसे बैंकिंग कंपनीज में ज्यादा चेंज क्या ही आता है बेटा, ना तो उनको बहुत बड़ी एसेट्स खरीदनी है। कैश का तो जो है चेंजेस है जो है। हाँ। बाकी तो मेरे ख्याल से कोई एसेट्स ये वो कोई तो चेंज नहीं है ऐसा। अच्छा बट चेंज तो होता है ना। या अगर कभी भी कोई चेंज होगा तो इसके साथ साथ एक फॉर्म और फाइल कर देना, PS2, जिसको हम बोलते थे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। और इसमें आप क्या शो करोगे? जो भी चेंजेस आए हैं वो इसमें आप शो कर दोगे। ठीक है। ओके। फिर आता है सेक्शन 30, RHP। ये बुक बिल्डिंग मेथड जो होते हैं आपके, कौन सा मेथड? अच्छा, बुक बिल्डिंग मेथड हम RHP का यूज करते हैं बिफोर इशूइंग मेन प्रोस्पेक्टस। मेन प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले हम RHP इशू करते हैं। RHP बोले तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा? एक वो प्रोस्पेक्टस जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होंगी, प्राइस और क्वांटिटी को छोड़ के। क्योंकि हमारा मकसद ही क्या होता है बेटा इसमें? प्राइस और क्वांटिटी को पब्लिक से जाने के, भैया कितने में हमारे शेयर खरीदोगे और कितने शेयर खरीदोगे। समझे? तो ये मेन प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले इसको करते हैं हम इशू, RHP को, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को। समझे? सेक्शन 33 क्या एवरेज प्रोस्पेक्टस की बात करता है? बोलो। बेटा जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है इसमें, अरे रुक जा भाई, आप जो प्रोस्पेक्टस में क्या देते हो? एप्लीकेशन फॉर्म, वही तो होता है इसमें। एब्रीच प्रोस्पेक्टस। कौन सा प्रोस्पेक्टस? हालांकि इसका सेक्शन हम डेफिनेशन का जो है शायद सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 है ना। बट ये जो सेक्शन 33 के साथ इसको पढ़ा जाता है। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप दे रहे हो ना, उसके साथ एक क्या करोगे, एक समराइज फॉर्म में एक पेज लिखोगे। जैसे देखो, प्रोस्पेक्टस तो बहुत बड़ा है, कौन पढ़ेगा उसको इतना, है ना। एक समरी फॉर्म में आप क्या करो, 2-3 पेजेस में लिख के एप्लीकेशन के साथ चिपका देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोस्पेक्टस। समझ में आया? अच्छा, सेक्शन 34, 35 क्या है? देखो, ये क्रिमिनल लाइबिलिटीज की बात करते हैं। ये बात करता है क्रिमिनल लाइबिलिटी की। किसकी? क्रिमिनल लाइबिलिटी। अगर मान लो आपने प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी दे दी। क्या दे दी बेटा? गलत जानकारी दे दी, तो आप बेटा क्रिमिनल लाइबिलिटी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? क्रिमिनल लाइबिलिटी में या फिर सिविल लाइबिलिटीज में। तो ये सेक्शन 34, 35 बेसिकली ये है सिचुएशन, ठीक है। हाँ, वो सही नहीं सिलेबस में। ठीक है। तो बहुत सारे सेक्शन है जो है ही नहीं, मोल्डिफाइड है। समझ में आया? बाकी बाकी अलॉटमेंट हुआ था। सेक्शन 39 क्या है बेटा? अलॉटमेंट ऑफ। व्हाट डू मीन बाय द अलॉटमेंट? जब कोई शेयर पहली बार एग्जिस्टेंस में आता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं जी? अच्छा। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट? वो तो एप्लीकेशन अमाउंट था ना। दो दो कंडीशन थी, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, बोलो, या आपका एप्लीकेशन में जो मिनिमम अमाउंट है 5% एज पर कंपनी लॉ वो नहीं आया फेस वैल्यू का, तो क्या अलॉटमेंट करोगे? नहीं करेंगे सर। अलॉटमेंट हम शेयर्स की अगर करा तो वो इरेगुलर अलॉटमेंट बन जाएगा। इरेगुलर अलॉटमेंट का मतलब वो अलॉटमेंट बेटा जो लॉ के हिसाब से नहीं है। मान लो सब कुछ हो गया, अब मुझे अलॉटमेंट करना है, तो कितने दिन के अंदर अलॉटमेंट कर दूं? हाँ जी। अच्छा, नहीं करा तो 15 दिन के अंदर क्या करो? वापस करो। नहीं कर पाया तो 15% का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप क्या करो बेटा, पर एनम के हिसाब से वापस करोगे फंड्स को। हाँ जी, हाँ जी। और फॉर्म फाइल होगा कौन सा वाला? PAS3। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। समझ गए? 40, 41, 40 हमारा किसके रिगार्डिंग है बेटा? सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विद स्टॉक एक्सचेंज के लिए है। मतलब इसको हम बोलते थे
कि एक अनलिस्टेड कंपनी ना अपने शेयर्स को लिस्ट करवाएगी तो एक एग्रीमेंट साइन करेगी ना स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो वो इसमें होता है सेक्शन 40 में। 41 ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट्स की बात करता है, जीडीआर। और 42 वी हैव अंडरस्टैंड अगेन डिटेल में प्राइवेट प्लेसमेंट। ये इसके लिए क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन की वैलिडिटी कितने साल की होती है? एक ही होता है। वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के केस में हो जाता है 1 साल का। अदरवाइज हर प्राइवेट प्लेसमेंट में नया स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रहे हो तो वो 1 साल के लिए वैलिड हो जाता है। समझ में आया? खत्म हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब सुनो, यहाँ जो भी हमने पढ़ा, इट्स ऑल अ बेसिक रिवीजन। ये क्या था बेटा हमारे पास? अब आपको क्या करना है, सुनो। जो हमारे पास रेस्ट बच गया है, क्या बच गया है? कुछ नहीं करना। जैसे हमने सेक्शन लिखे, थोड़ा उसके स्पेशल एजुकेशन पॉइंट क्या है और फटाफट से गोन थ्रू करके एक बार आपको घर पे उसको सेल्फ स्टडी करना है। क्योंकि देखो हर चीज को कवर कराना बेटा पॉसिबल नहीं है मैराथन लेक्चर्स में, रिवीजन क्लासेस में। ठीक है? जितना कवरेज में कर सकता था आई हैव डन। अब जो जैसे आपका मर्जर अमलगमेशन है, अकाउंट्स ऑडिट है, ठीक है, और डिविडेंड बच गया है, चार्ज बच गया है, तो एक बार ना इसको फटाफट से गोन थ्रू कर लेना सेल्फ। ठीक है? कोई दिक्कत? या मैं चार्ज का कुछ करा दूं? अच्छा, कोई टॉपिक जो तुम्हें समझना हो, हाउस इज ओपन फॉर द डाउट। कोई पॉइंट आपको जो समझना हो मुझे बताओ। वो सिलेबस में नहीं है। पहले था वो, उसमें होगा। हाँ वो पहले था। उसका क्या करना है? वो तो पढ़ा रखे मैंने, वीडियो देखो। एक स्पेसिफिक डाउट और एसएसएस। अबे SS1 SS2 तो पढ़ लो ना। वो डाउट थोड़ी है यार। चलो, रिवीजन समाप्त करते हैं यहीं पे।